बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हमने MD कैट केमिस्ट्री यूनिट 1 जिसका टाइटल है फंडामेंटल कंसेप्ट्स उसके टेस्ट की डिस्कशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर करेक्टली मैच्ड विद द गिवन डाटा एक्सेप्ट, यानी ये जितनी बातें हैं सब सही हैं सिवाय एक के। एल्फा ऑप्शन है रिलेटिव एटॉमिक मास, किसके लिए होता है? एलिमेंट के लिए होता है, बिल्कुल ठीक है। H एक एलिमेंट है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 1.008 एटॉमिक मास यूनिट, बिल्कुल ठीक। रिलेटिव आइसोटोपिक मास किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप के लिए होता है। अब चूंकि ये नियॉन के मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं, उनके मैसेज दिए हुए हैं, तो ये भी ठीक हुआ। चार्ली रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए होता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स या तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के होते हैं या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होते हैं, तो उनके लिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास यूज़ होता है। अब मीथेन कोवेलेंट कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, तो इसका मास 16 एटॉमिक मास यूनिट, तो ये भी ठीक है। डेल्टा रिलेटिव फार्मूला मास। अब रिलेटिव फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए होता है क्योंकि उसमें फार्मूला यूनिट्स होते हैं। HF चूंकि कोवेलेंट कंपाउंड है, इसका मतलब इसके लिए ये बात सही नहीं है। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में डायपोल मूवमेंट के टॉपिक में आपने डिराइव किया हुआ है कि HF का डायपोल मूवमेंट के लिहाज से जो परसेंटेज आयनिक करैक्टर है वो 43% है, इसका मतलब 57% कोवेलेंट करैक्टर है। और याद रखिए अगर कोई भी कंपाउंड 50% से ज़्यादा जो करैक्टर रखता है उसे वही कंसीडर किया जाता है। और चूंकि HF में 50% से ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर है, सो इट इज़ नॉट एन आयनिक कंपाउंड, इट इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड। और इसके लिए रिलेटिव फार्मूला मास नहीं होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा। So the answer is delta. Question number 2 है all of the following are correctly matched except, सारे ठीक है सिवाय एक के। Empirical फार्मूला डिटरमिन करना हो क्या चाहिए होती है? परसेंटेज एलिमेंट्स की चाहिए होती है, पहला स्टेप है। मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए होता है, तो उसके लिए एम्पिरिकल फार्मूला और मोलर मास चाहिए होता है। कैसे चाहिए होता है? चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास n क्या होता है? n एक्चुअली हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास, और नीचे क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला का मास। अब अगर ये दोनों चीज़ें आएंगी तो हमें n पता चलेगा। अब जब n पता चल जाएगा तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे होगा? ये बराबर होगा n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए, जिससे हम एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे, और मोलर मास चाहिए ताकि डिवाइड करें n की वैल्यू आ जाए। एम्पिरिकल फार्मूला तो था ही, उसे n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, तो ये ठीक हो गया। चार्ली है परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर ये निकालनी हो तो क्या करते हैं? कंबस्शन एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल ठीक। रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना हो तो मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स ओनली, ये इसलिए गलत है कि हमें सिर्फ आइसोटोप्स के मैसेज नहीं चाहिए होते बल्कि उनकी रिलेटिव अबंडेंस भी चाहिए होती है। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 3 है A mole is a quantity of substance in grams which contain the Avogadro's number of particles. The atomic mass, molecular mass, formula mass or ionic mass of the substance expressed in grams is called molar mass of the substance. Which one of the following is incorrect statement for mole? यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ से अमोल से लेकर ये सब्सटेंस तक ये सिर्फ मोल की डेफिनेशन, जिसका इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इस सवाल को कंफ्यूज बनाने के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसा किया गया है। क्वेश्चन असल में यहाँ से शुरू हो रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर
मोल। देखिए पहली बात, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, हमें पता है ग्राम मॉलिक्यूल मोल का ही नाम है, ऑफ वाटर कितना होता है, 18 ग्राम होता है, इतने मॉलिक्यूल होते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ग्राम एटम मोल का नाम है, एलिमेंट के केस में सोडियम एलिमेंट है 23 ग्राम है, तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम होंगे। ग्राम फार्मूला भी मोल का नाम है, यानी 1 मोल ऑफ NaCl, तो ये क्या है जी 58.5 ग्राम, और इतने फार्मूला यूनिट्स, ये भी सही है। अब 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस, अब क्लोरीन गैस हैज नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, भाई क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल जितने होंगे क्लोरीन एटम्स के मॉलिक्यूल उससे डबल होंगे ना, तो अब क्लोरीन गैस का तो ठीक है मैस 71 ग्राम होता है, क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, लेकिन अगर उसके एटम्स की बात की हुई है तो वो उसका क्या होने चाहिए थे, डबल, लेकिन चूंकि ये एवोगैड्रोस नंबर लिखा हुआ है इसीलिए ये गलत है, तो आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मैस ऑफ क्लोरीन Cl एलिमेंट इज 35.5 AMU, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड फॉर दिस मैस एक्सेप्ट, यानी इन चारों में से 3 टर्म्स तो यूज होती हैं, एक नहीं होती। देखें ये जो 35.5 AMU है ये असल में क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास है, जिसे हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कहते हैं, और ये बेसिकली आइसोटोप्स के मैसेज और उनकी रिलेटिव अबंडेंस के जरिए कैलकुलेट किया गया है, इसे रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। लेकिन ये क्या नहीं है, मास नंबर, क्यों कि अगर हमें दिया हुआ होता यहाँ पे कि जी 2 आइसोटोप हैं, एक क्लोरीन का 35 है, एक क्लोरीन का 37 है, तो ये 2 मुख्तलिफ आइसोटोप्स के मैसेज हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मास नंबर। लेकिन चूंकि ये नहीं है इसीलिए आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि mass of neon is 20.18 AMU. Which of the following statements is correct for this mass? पहला कि it is average mass of isotope of an element proportional to their relative abundance, यही बेस्ट ऑप्शन हमें नजर आ रही है। क्यों कि भाई ये 20.18, जब भी किसी एलिमेंट का मैस फ्रैक्शंस में हो तो पक्की बात है कि वो उसके आइसोटोप्स और उन आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस के ज़रिए कैलकुलेट किया गया होगा, यानी वो एवरेज एटॉमिक मास होगा, तो आंसर अल्फा ही नज़र आ रहा है हमें। लेकिन बाकी ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट इज़ सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, भाई अगर सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो तो उसे मास नंबर बुलाते हैं, वो आइसोटोप का मास होता है, वो एलिमेंट का नहीं होता। इसी तरह इट इज़ मास नंबर ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, तो मास नंबर भी आइसोटोप के हवाले से होता है। इट इज़ सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियॉन्स का मतलब भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, और साथ फिर प्रोटॉन भी लिख दिया, सो ये तीनों गलत है, आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 6 है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 0.1 molar sodium chloride solution, the amount of NaCl required to be added to 100 centimeter cube of water solution is। अब हम जानते हैं कि मोलैरिटी जो है वो बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब चूंकि इस क्वेश्चन में मोलैरिटी हमें दी हुई है 0.1, बराबर किसके होगा, मोलर नंबर ऑफ मोल्स के। अब मोल्स हमें नहीं दिए हुए, हमें उल्टा मैस पूछा हुआ है, तो मोल्स किसके बराबर होता है, गिवन मैस ओवर मोलर मैस, तो NaCl का मोलर मैस 58.5 है। अब नीचे होता है वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, हमें तो दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में और वो भी 100, तो इसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड कर देंगे। अब हमें ये मैस चाहिए, तो ये क्या होगा, ये 0.1 है इक्वल्स टू व्हाट, ये मैस ये हुई 58.5। अब ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल, ये 1/10 है, जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब हमें इसमें से क्या चाहिए, मैस, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 0.1 इंटू 58.5 और ओवर क्या हो जाएगा, ओवर 10 हो जाएगा, तो ये आपके पास मैस आ जाएगा। कैसे, अब अगर हम ये वाला पॉइंट हटाएं तो नीचे हमारे पास और एक वैल्यू आ जाएगी 10 की,
तो ये हो जाएगा 58.5 और नीचे 10/10, तो ये सिर्फ 1 बन जाएगा, ख़त्म हो गया। तो अब 58.5 को 100 पे बेसिकली डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 0.585 ग्राम। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 12 ग्राम सैंपल ऑफ कार्बन 12 इज इनकरेक्ट। अब 12 ग्राम कार्बन सैंपल 1 मोल होता है और इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होंगे। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 6.02 इंटू 10⁻23, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बता दिए इतने होते हैं, वाकई इतने होते हैं। इसी तरह हमारे पास है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज द सेम एज नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम ऑफ हीलियम 24। अब हीलियम का मास भी 4 है, तो अगर 4 ग्राम है ये भी 1 मोल हो गया, तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज द सेम एज इन 1 ग्राम ऑफ H2। अब देखिए H2 का मोलर मास होता है 2 ग्राम, तो वो 2 मोल होगा और उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन एटम उसका डबल होंगे, यानी 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर होंगे। लेकिन यहाँ मैस आधा कर दिया है, तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम का जो 2 टाइम्स एटम्स है वो भी आधे हो जाएंगे, यानी जस्ट एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम। तो सी भी ठीक है। डेल्टा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज द सेम एज इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर। अब सल्फर का मोलर मास है 32, इसका मतलब 32 होते तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम होता है, लेकिन चूंकि आपने इसका मास आधा कर दिया तो अब 3 इंटू 10⁻23 होंगे, 6 इंटू 10⁻23 नहीं होंगे। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग एज शोन इन इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इसके मुताबिक हमें दिखाई दे रहा है कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सवाल ये है कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, तो मैस ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, तो इसका मतलब ये है कि हमसे थ्योरेटिकल यील्ड पूछी हुई है जो कि हमने कैलकुलेट करनी है फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के मुताबिक CaCO3 और CO2 की रेशो क्या है बेसिकली। देखिए इसका मोलर मास है 100, तो इक्वेशन के मुताबिक जब ये 100 यूज़ होता है, CO2 का होता है 44, तो ये 44 बनता है। जब ये 1 होगा तो ये होगा 44/100। अब चूंकि ये 20 है तो ये 44/100 और इनटू क्या होगा 20, तो ये देखें 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5 और 8 5 ज़ा 40। अब 4 बचा है, पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा, तो 8 5 ज़ा अगेन 40, तो आंसर विल बी 8.8 ग्राम। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो गिवन मास है ग्लूकोज का वो 36 है, मोलर मास है 180, तो ये ग्लूकोज के मोल आ गए। मोल को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 10⁻23 से, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आ गया। अब हमें पता है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में जो कार्बन होंगे वो बेसिकली इसका 6 टाइम्स ही होंगे। अब जैसे हमारे पास ये है 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ये 0 हो गया। इसी तरह 6 1 ज़ा 6 और फिर हमारे पास 6 5 ज़ा 30। इसी तरह 5 1 ज़ा 5 और 7 5 ज़ा 35, तो तकरीबन 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और आगे क्या होगा, इंटू 10⁻23, 7 इंटू 10⁻23। तो ऐसी ऑप्शन हमें कहाँ दिखाई दे रही है, बीटा में। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ रिंग इज मेड अप ऑफ 36 ग्राम ऑफ डायमंड। डायमंड इज प्योर कार्बन, इट हैज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए हमें बता दिया कि भाई 36 ग्राम है डायमंड। अब गिवन मास है 36, मोलर मास कितना होता है डायमंड का, जो कि असल में कार्बन है 12 होता है, तो गिवन मास ओवर मोलर मास, आंसर क्या आ जाएगा 3 मोल। अब हमें पता है 1 मोल में कितने एटम होते हैं,
एवोगैड्रोस नंबर, तो 3 में कितने होंगे 3 into एवोगैड्रोस नंबर यानी 3Na, सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच मैस ऑफ अ गैस वुड ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 3 डेसीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जबकि बता दिया कि 1 मोल का वॉल्यूम रूम टेम्परेचर प्रेशर पे 24 डेसीमीटर क्यूब होता है, जिसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि हम जानते हैं कि जब 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो बेसिकली हमारे पास किसी भी चीज का 1 मोल होता है। अब जब 1 डेसीमीटर क्यूब होगा तो ये होगा 1/24 मोल। सवाल में दिया हुआ है 3 डेसीमीटर क्यूब, तो 1/24 इंटू 3 का मतलब है 3 1 3 और 8 3 24 यानी 1/8 मोल। मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जिसका भी जितना भी मोलर मैस हो उसका 8वां हिस्सा लेंगे तो वो 1/8 मोल बनेगा, और वो किसके बराबर होगा, वो 3 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा। अब जैसे देखिए पहली ऑप्शन है, O2 का मैस होता है 32, आप इसे 8 पे डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 4, अगर ये 4 होता तो ये सही होता। SO2 का कितना, S का 32, O2 का 32, टोटल 64, 64 को डिवाइड करें 8 पे तो आंसर 8 आ जाएगा। सो द आंसर विल बी बीटा। जबकि N2 का 28 है, 28 को आप 8 पे डिवाइड करें तो ये तकरीबन 3 समथिंग आएगा, तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं है तो इसलिए गलत हो गया। CO2 का 44 है, अगर आप 44 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन हमारे पास 5.5 आएगा, तो ये भी 5.5 नहीं है, इसलिए ये आंसर भी नहीं हो सकता। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2 गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। देखिए जब किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब हो एट STP, तो इसका मतलब ये होता है कि वो 1 मोल है, और 1 मोल किसी भी गैस का हो तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। अब देखें हमारे पास CO2 जो है इसका मैस होता है 44 ग्राम। जैसे ही आप 44 ग्राम कहते हैं तो ये कितने मोल बन जाता है, 1 मोल ऑफ CO2 बन जाता है। अब आप देखें उसमें तो 2 O हैं, इसका मतलब अगर आप O के मैस की बात करते हैं तो ये बेसिकली 32 ग्राम है किसका, O का। अब सवाल ये है कि भाई जब O के 8 ग्राम हो तो बताइए CO2 के मोल कितने होंगे। यानी अब मैस जो है वो हमें O का दे दिया है और CO2 के हमें पूछ लिए क्या, मोल्स। सिंपल, देखिए मैस ऑफ O कितना होता है 32, कब, जब CO2 का 1 मोल होता है। जब ये 1 होगा तो ये 1/32 होगा। अब O का मैस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 8, तो हम क्या करेंगे 8 में कितना होगा 1/32 इंटू 8, 8 1 8, 8 4 32, 1/4 का आंसर क्या होगा 0.25 मोल। सो द आंसर विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 14 है गिवन सोल्यूशन कंटेन्स 16 ग्राम ऑफ एथनॉल, 92 ग्राम methanol, 92 ग्राम ethanol and 36 ग्राम of water. Which statement about mole fraction of the components is true? अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को कंपेयर किया हुआ है, किसकी कम है किसकी ज़्यादा है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए हमें ये जो मैस है पहले इसको मोल में कन्वर्ट करना होगा। अब जो मोल्स की रेशो होती है वही मोल फ्रैक्शन की रेशो होती है। देखिए जो मैथनॉल है CH3OH, तो इसका मोलर मैस देखें तो C का 12, एक H का 1 तो 3 का हो गया 3 15, और ये 16 और 16 32, तो ये 16 ग्राम आधा है मोलर मैस का, तो ये 0.5 मोल है। एथनॉल का होता है हमारे पास 46, तो ये उसका डबल है, तो ये 2 मोल है। वाटर का कितना होता है 18 36, ये भी डबल है, ये 2 मोल। अब देखें जो मोल्स की रेशो है वही मोल फ्रैक्शन की रेशो है।
पहली ऑप्शन है मोल फ्रैक्शन ऑफ मैथनॉल इज हाईएस्ट। देखिए मैथनॉल की मोल फ्रैक्शन तो तब हाईएस्ट होती जब इसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा होते, ये तो सबसे कम है, सो ये गलत हो गया। बीटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथनॉल एंड वाटर इज सेम। देखिए एथनॉल और वाटर के जब मोल सेम है तो मोल फ्रैक्शन सेम होगा, इसका मतलब ये क्या लगती है, सही लगती है। मोल फ्रैक्शन ऑफ मैथनॉल एंड एथनॉल इज द सेम। मैथनॉल की मोल और हैं, एथनॉल के और हैं, तो मोल फ्रैक्शन कैसे सेम हो सकती है, गलत हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज द लोएस्ट अमंग ऑल। भाई अगर वाटर के मोल सबसे कम होते तब इसकी मोल फ्रैक्शन कम होती, मोल तो किसके कम है, मैथनॉल के, तो उसकी कम होनी चाहिए ना, तो ये भी गलत हो गया। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 15 है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। तो देखें H2SO4 का गिवन मैस है 49, मोलर मैस कितना होता है 98, तो ये मोल आ गया। अब मोल को जब मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रोस नंबर से तो H2SO4 के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब देखिए वाटर H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में H के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4 एटम, यानी टोटल 7 हैं। लिहाजा इतने H2SO4 में जो एटम्स होंगे वो इतने मॉलिक्यूल्स का 7 गुना होंगे। अब देखिए ये 49 1 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, 2 1 ज़ा 2 हो गया और 2 3 ज़ा 6। तो हमें आंसर के अंदर 3 भी नज़र आना चाहिए, 10⁻23 भी और 7 भी। तो देखें ये जो ऑप्शन बीटा है उसमें 7 भी है, 3 भी है और 10⁻23 भी है। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग 22 ग्राम ऑफ CO2। देखिए हम जानते हैं कि CO2 का मोलर मास 44 ग्राम है। अब 22 ग्राम का मतलब है ये आधा मैस है। जब आधा मैस, हर चीज़ आधी हो जाएगी, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, कोई भी इस तरह की चीज़। देखें पहली ऑप्शन है इट ऑक्युपाइज 11.2 dm3। हमें पता है एक मोल का वॉल्यूम 22.4 dm3 है, तो ये उसका आधा है। भाई जब मैस आधा था वॉल्यूम भी आधा हो गया एट ST भी, ठीक है। इट कंटेन्स 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसमें ऑक्सीजन के 1 मोल है। तो देखिए जब CO2 का 1 मोल होता है तो उसमें O के 2 होते हैं। तो अब चूंकि CO2 का आधा मोल है, आधा मैस कर दिया, तो O का 1 मोल हो जाएगा, ये भी ठीक है। इट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ कार्बन। भाई CO2 1 हो तो उसमें C का 1 मोल होता है, लेकिन अगर CO2 ही आधा हो गया तो C का आधा मोल हो जाएगा, ये भी ठीक है। इट कंटेन्स 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, यानी CO2 का 1 मोल है। भाई हम तो पहले ही कह रहे हैं CO2 का कितने मोल है, आधा मोल है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फरहान हैज बॉडी मास 60 किलोग्राम, ही हैज 18% वाटर इन हिज बॉडी, टोटल mass of water molecules, sorry, total number of water molecules in his body is। देखें चूंकि फरहान का टोटल जो मैस है वो है 60 kg। अब kg क्या है, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका 18% जो है वो वाटर है। इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 18% का मतलब होता है 18/100। इसका मतलब अब ये जो है ये वाटर का मैस आ गया टोटल जो उसकी बॉडी के अंदर है। अब कहता है जी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो भाई ये तो वाटर का मैस आया है, तो वाटर के मोल निकालने के लिए गिवन मैस, सॉरी मोलर मैस जो कि वाटर का कितना होता है 18, उस पर हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह ये वाटर के मोल आ गए। कैसे कि ये पूरा गिवन मैस ऑफ वाटर है, ये मोलर मैस ऑफ वाटर है, तो मोल आ गया। अब मोल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एवोगैड्रोस नंबर से, तो फिर मॉलिक्यूल्स की तादाद आ जाती है। तो अब देखें इस तरह तादाद आ जाएगी। कैसे, ये 18 जो है वो 18 से कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम मज़ीद इसको सॉल्व करें तो मिसाल के तौर पे ये यूँ हो जाएगा कि इसको हम यूँ लिख देते हैं, जैसे 60 × 6 है तो 6 6 = 36, यानी ये 360 है। 360 है इंटू क्या है जी 10⁻³ है। 7 क्या है जी हमारे पास, ये 10⁻23। नीचे था 100 तो ये होगा 10⁻⁻²। तो अब देखिए अब क्या होगा
कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखे तो ये फिर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 2, जबकि बाकी वैसे आ गया 10 रेज टू पावर 3 भी है, 10 रेज टू पावर 23 भी है और 10 रेज टू पावर -2 भी है। अब देखिए 3.6 तो है, अब ये कितना होगा 23 और 3 26, 26 और 2 28, 28 में से अगर 2 चला जाए तो क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर 26। तो दिस विल बी द आंसर। तो ये किस ऑप्शन पे दिया है? बीटा। तो आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। देखिए अब सब के गिवन मैसेज हमारे पास मौजूद हैं। अब एक इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं सपोज एक को 1 पे डिवाइड करूं, एक को 2 पे डिवाइड करूं, एक को 3 पे डिवाइड करूं, एक को 4 पे, तो आपको पता है जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा ना तो उतना आंसर जो है वो बड़ा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी चीज़ के मोल निकालेंगे तो जितना मोलर मैस छोटा होगा, जो कि नीचे लिखते हैं, ऊपर गिवन मैस नीचे मोलर मैस, तो जितना मोलर मैस कम होगा उतना आंसर बड़ा आएगा, यानी मोल बड़े होंगे। जब मोल बड़े होते हैं फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बड़े या ज़्यादा होता है। अब देखिए वाटर का मोलर मैस है 18, CO का है 28, इसी तरह एथनॉल का है 46 और इसका N2O4 का निकालेंगे तो 28 और 64 ये आई थिंक बन जाता है 92 के लगभग। तो अब देखें क्या होगा, सबसे कम जो मोलर मैस है वो किसका है? वाटर का। इसका मतलब वाटर में के मोल सबसे ज़्यादा होंगे, मोल ज़्यादा होंगे तो फिर मॉलिक्यूल भी सबसे ज़्यादा होंगे। आंसर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 20 है 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज हैज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर सोल्यूशन। द मैस ऑफ सुक्रोज डिजॉल्व इन द सोल्यूशन इज। देखें जब हम ये कहते हैं कि कोई भी सोल्यूशन 0.5 मोलर है, इसका मतलब होता है 0.5 मोल्स जो हैं उसके वो 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में डिजॉल्व हैं। अब चूंकि सुक्रोज का मैस 342 ग्राम होता है तो उसका आधा करेंगे तो वो 171 ग्राम बनेगा। अब वो कितने में है? 1 DM क्यूब में। 1 DM क्यूब क्या होता है? 1000 CM क्यूब होता है। अब बेसिकली हमें बता दिया है कि 171 ग्राम है किस में? 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, और सवाल में पूछा कितने में? 100 सेंटीमीटर क्यूब में। तो बहुत आसान सा है कि जिस तरह हम मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, मैं ये कहता हूँ कि किसी के 1000 हैं, 1000 में से 171 है, परसेंटेज निकालें तो आप क्या करते हैं? आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब 1000 में 171 है, 100 में कितना होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो जाएंगी। जब 171 10 पे डिवाइड होगा तो आंसर विल बी 17.1 ग्राम। तो सो द ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्हेन मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज 0.3 मोलर द मैस ऑफ यूरिया इज 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर सोल्यूशन इज। उसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्या है कि हमें मोलैरिटी दे दिया। अगर हम ये कहते हैं कि मोलैरिटी जो है ये बराबर होती है गिवन मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। अगर मोलर मैस को हम यूं कह देते हैं रिलेटिव मोलर मैस, चूंकि मोलैरिटी और इसकी सिंबल फिर सेम बनती है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो चूंकि अब हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में है तो उसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड कर देते हैं। अब मोलैरिटी है 0.3, गिवन मैस हमें नहीं पता, ये उसने हमसे पूछा है, जबकि मोलर मैस यूरिया का कितना होता है? 60 होता है, इनटू 1 ओवर सेंटीमीटर क्यूब में 100, हम उसे 1000 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये बेसिकली 1 ओवर 10 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10। तो 0.3 इज इक्वल टू m ओवर 60 और इनटू 10। हमें m चाहिए, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 डिवाइड, तो m बराबर क्या होगा? 0.3 इंटू 60 और ओवर 10। तो ये इससे कैंसिल हो गया। 6 को जब आप 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.8 ग्राम। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 22 है मोलैरिटी इज डिफाइंड एज, सीधा सीधा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑफ एनी सब्सटेंस डिसॉल्व्ड, अभी हमने पढ़ा, पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर
सोल्यूशन, जबकि ये 1 ग्राम भी नहीं है, 100 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, पर मीटर क्यूब नहीं है. सो द आंसर इज अल्फा. क्वेश्चन नंबर 23 है, कैलकुलेट परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इफ 4 ग्राम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन 21 ग्राम ऑफ वाटर. तो हम जानते हैं कि जब हम बात करते हैं वेट बाय वेट परसेंट की, तो ये असल में क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ सोल्यूट ओवर हमारे पास होता है वेट ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी बेसिकली नीचे हमारे पास सॉल्यूशन का वेट होता है और मल्टीप्लाइड बाय 100. अब देखिए सोल्यूट का वेट जो है वो हमारे पास 4 ग्राम है, जबकि जो सॉल्वेंट है उसका 21 है. तो नीचे सोल्यूट का 4, सॉल्वेंट का 21 और इनटू 100. तो ये आपके पास आ गया 4/25 इंटू 100, 25 1 और ये 4 टाइम्स है तो 100. तो 4 4 सा आंसर आ गया हमारे पास 16% वेट बाय वेट. सो द आंसर इज अल्फा. क्वेश्चन नंबर 24 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर बच्चों किसी भी कंसंट्रेशन यूनिट में वॉल्यूम होगा तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी. क्यों कि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तो वो कंसंट्रेशन यूनिट भी चेंज हो जाएगी. पर जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा उसका टेम्परेचर के से कोई लेना देना नहीं होगा. अब देखिए पहली में यहाँ वॉल्यूम है, चार्ली में यहाँ वॉल्यूम है, डेल्टा में यहाँ वॉल्यूम है, जबकि मोल फ्रैक्शन जो है ये तो बेसिकली क्या होती है, ये मोल्स की रेशो होती है. और जब मोल्स की रेशो है तो आप तो जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर चेंज करने से चेंज नहीं होते, लिहाजा मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट है. सो द आंसर इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 25 है कि द रिएक्शन ऑफ H2S with SO2 gives sulfur as one of the product. How many moles of H2S are needed to react with sulfur dioxide to produce 1 mole of sulfur? इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे. ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब इस इक्वेशन के मुताबिक हमें जिस तरह क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि H2S के कितने मोल्स यूज होते हैं, क्या करने के लिए, जब 1 मोल आपने सल्फर बनाना होता है तो H2S के मोल बताना. देखिए इस इक्वेशन के मुताबिक भाई जब सल्फर नोन है, H2S अननोन है. सल्फर के जब 3 मोल बनते हैं तो H2S के 2 बनते हैं. जब सल्फर का 1 होगा तो H2S के कितने होंगे, 2/3. इतना सा क्वेश्चन है. इसमें सिर्फ क्या चीज़ थी, पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी थी और फिर रेशो लेके हमारे पास आंसर आ जाना था. सो द आंसर इज 4. क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर इन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस. देखिए अगर हम यहाँ पे ये कहें कि हमारे पास 1 मोल O2 है, तो भाई इसका मतलब है कि O2 6 × 10⁻23 हैं, यानी इसके मॉलिक्यूल्स हैं किसके, O2 के. लेकिन जब एक O2 होता है तो उसमें O2 होते हैं. इसका मतलब इसमें 2 × 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की बजाय क्या होंगे, एटम्स होंगे. किसके भला, O के. तो अब ऐसी ऑप्शन कहाँ हमें दिखाई दे रही है, 2 × एवोगैड्रोस नंबर, तो दैट इज एक्चुअली इन बीटा. लेकिन अब देखिए बीटा तब होता जब 1 मोल के बारे में पूछता. भाई उसने तो 2 मोल कर दिया. इसका मतलब जब आप 2 मोल की बात करेंगे तो ये जो कुछ भी लिखा है सब कुछ इसका कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा. तो फिर 2 × 2 × एवोगैड्रोस नंबर. सो द आंसर इज अल्फा. उसके अंदर आपको ये सारा दिखाई दे रहा. क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ वॉल्यूम ऑफ NaOH सोल्यूशन इज 500 cm3 and molar concentration of its solution is 0.5 molar,
द mass of solute dissolved in solvent is। देखें अभी हम पढ़ के आए थे कि मोलैरिटी जो है वो बेसिकली गिवन मैस ऑफ सोल्यूट है ओवर मोलर मैस है, या रिलेटिव मोलर मैस कह सकते हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। लेकिन अगर सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो हम उसे 1000 पे डिवाइड करेंगे। अब मोलैरिटी हमें दी हुई है कितनी है जी, 0.5 है। गिवन मैस कितना है ये हमने मालूम करना है। मोलर मैस NaOH का कितना होता है, 40 होता है, इनटू 1 ओवर वॉल्यूम जो गिवन है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है, 1000 पे डिवाइड करेंगे डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अब देखें 0.5 इज इक्वल टू m ओवर 40 इनटू नीचे ये क्या है 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ से चाहिए किसकी वैल्यू m की। अगर हमने m निकालना है तो ये 40 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 इंटू 40 और 2 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप देखें 2 डिवाइड करें 40 पे तो ये 20 इंटू 0.5 आंसर विल बी जस्ट 10 ग्राम। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन इज। देखिए बच्चों हम 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो है वो पढ़ चुके हैं। अब 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में क्या होता है कि जी गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है, हमारे पास ये 3 स्टेट्स हैं। अब सोल्यूशन ऑफ गैस एंड गैस होता है, गैस एंड लिक्विड होता है और इसी तरह गैस एंड सॉलिड होता है। इसी तरह लिक्विड इन लिक्विड होता है, लिक्विड इन गैस होता है, लिक्विड इन सॉलिड होता है, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड और फिर सॉलिड इन गैस। अगर इन 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में से हम एक बात कर लें बड़ी इंपॉर्टेंट कि सपोज गैस एंड गैस है तो भाई उसकी फिजिकल स्टेट गैस होगी ना, और अगर वो लिक्विड इन लिक्विड है तो फिजिकल स्टेट क्या होगी, लिक्विड होगी, और अगर वो सॉलिड है, सॉलिड इन सॉलिड, तो फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड। इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो इनमें से किसी भी टाइप का हो सकता है। सो द आंसर इज बीटा, यानी सॉलिड भी, लिक्विड भी या गैस भी। क्वेश्चन नंबर 29 है मोल फ्रैक्शन इज वन ऑफ द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, इट हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। देखें इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्यों कि ये मोल्स की रेशो है, ऊपर भी मोल होंगे नीचे भी मोल, मोल से कैंसिल हो जाएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, अभी पढ़ के आए थे कि टेम्परेचर चेंज करने से मोल चेंज नहीं होते, लिहाजा मोल फ्रैक्शन भी चेंज नहीं होगी। इट्स वैल्यू इज लेस देन 1, क्योंकि किसी भी एक कंपोनेंट के मोल यानी न्यूमरेटर हमेशा कम होता है किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन यानी डिनोमिनेटर से, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। अब सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 तो बिल्कुल गलत, हम पढ़ चुके हैं ये सिर्फ और सिर्फ 1 के इक्वल होता है, ना 1 से ज्यादा हो सकता है ना 1 से कम। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 1 मोल इज नॉट इक्वल टू। देखिए 1 मोल होगा तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो हम 1 मोल को ग्राम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। STP पे जो वॉल्यूम होता है वो 22.414 dm क्यूब होता है, जबकि 24 dm क्यूब तो RTP पे है, इसका मतलब आंसर चार्ली। डेल्टा क्या है, ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के केस में मोल को ग्राम एटम कहते हैं, तो ये भी ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन SI यूनिट्स। तो आप जानते हैं फर्स्ट ईयर की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वहां पे आपको यूनिट्स दी हुई हैं, तो SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, मोल, आंसर बीटा। क्वेश्चन नंबर 32 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। देखिए पहली स्टेटमेंट है कि नंबर ऑफ एटम्स हमने बताने एलिमेंट के, तो वो क्या होता है मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, तो मोल क्या होगा मैस ऑफ एलिमेंट ओवर रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ये किसके लिए होता है, ये आयनिक कंपाउंड के लिए होता है फार्मूला यूनिट्स। तो आप यहाँ देखिए मैस ऑफ क्या लिखा हुआ है, कोवेलेंट कंपाउंड, तो इसलिए ये गलत है। चार्ली में क्या है नंबर ऑफ आइंस ऑफ आयनिक स्पीशी, क्या होगा ऊपर आइंस का मैस नीचे आयनिक मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ये भी ठीक है। मैस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ
कोवेलेंट कंपाउंड ये निकालना है, तो ऊपर कोवेलेंट कंपाउंड का मास, नीचे मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ये भी ठीक है। सो द आंसर इज बीटा। और बीटा में गलती क्या थी कि अगर फार्मूला यूनिट्स निकालने हैं तो किसका मास होना चाहिए, कोवेलेंट कंपाउंड की बजाय आयनिक कंपाउंड का। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इफ वी नो द मास ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन विच इज कॉल्ड। तो भाई जब आपको एक का मास पता है और आप दूसरे का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो नाम से ही ज़ाहिर है इसे कहते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, या हम इसे कह सकते हैं वॉल्यूम मास रिलेशनशिप। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 34 है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑक्सीजन इज। अब देखें SO2 जो है इसका मास क्या है, सल्फर का 32, O2 का भी 32, तो ये बन गया आपके पास टोटल मास 64 ग्राम। तो 64 ग्राम है तो ये कितने मोल होगा, 1 मोल होगा। अब वो कहता है कि इसमें ऑक्सीजन के इतने ग्राम हो तब इसके मोल बताएं। फिर जब इसका 1 मोल होता है तो आप देखें इसमें ऑक्सीजन के कितने ग्राम है, 32 ग्राम। अब जो चीज़ हमें नोन है वो है ऑक्सीजन का मास, तो हम ऑक्सीजन का मास जो नोन है लेफ्ट पे लिख देते हैं, और जो अननोन है वो SO2 के मोल हैं, और जो चीज़ अननोन है उसे हम कहाँ लिख देते हैं, राइट पे लिख देते हैं। तो भाई क्वेश्चन में दी जो चीज़ गिवन है हमारे पास, ऑक्सीजन का मास होता है 32, कब, जब SO2 के कितने मोल होते हैं, 1, तो जब ये 1 मास होगा तो ये 1/32। कितने से पूछा हुआ है, 16 से, तो 16 से कैसे आएगा, 1/32 इंटू 16, ये 1 और ये 2, तो 1/2 का आंसर 0.5 मोल्स। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि a container contains 9 ग्राम वाटर विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इट। देखें पहली ऑप्शन है इट कंटेन्स 0.5 Na वाटर मॉलिक्यूल्स। भाई वाटर का मोलर मास है 18 ग्राम, 18 ग्राम होता है तो 1 मोल होता है, और 1 मोल में एक एवोगाड्रोस नंबर यानी 1 Na वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो अगर ये मास आधा हो गया तो मोल भी आधे हो गए, तो 0.5 Na होंगे, तो ये ठीक हो गया बीटा। अब एक H2O में एक ऑक्सीजन होती है, इसका मतलब जितने वाटर उतने ऑक्सीजन। अगर वाटर 0.5 Na थे तो ऑक्सीजन भी 0.5 Na होंगे, ये भी सही है। चार्ली 1 Na हाइड्रोजन एटम। भाई जब एक H2O होता है तो उसमें H तो 2 होता है ना, यानी जितने वाटर उतने उससे H उतने डबल, यानी अगर हमारे पास वाटर 0.5 Na थे तो H 0.5 का डबल यानी 1 Na होंगे, ये भी सही है। अब डेल्टा, डेल्टा क्या, इट कंटेन्स 1 Na वाटर मॉलिक्यूल, वो तो हमने पहले ही कह दिया था, वो तो 0.5 Na, तो सो द आंसर इज डेल्टा। अब इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि आम तौर पे कुछ क्वेश्चंस में दो जो ऑप्शंस होती हैं उनमें कंट्राडिक्शंस होती हैं। जैसे अब पहली ऑप्शन में देखें उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल बताए हुए हैं, डेल्टा में भी वाटर मॉलिक्यूल बताए हुए हैं, पर दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। याद रखिए 99% क्वेश्चंस के अंदर उन्हीं दो में से आंसर होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी दो ऑप्शन स्किप करने में। तो बहरहाल इसका आंसर क्या था, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 3.2 ग्राम ऑफ O2 गैस एट STP इज। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ की गई हैं, एक कौन सी चीज़ है, एक मास है और दूसरा वॉल्यूम है। देखिए हम एक चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, क्या हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मोल्स होते हैं वो बराबर होते हैं मास ओवर मोलर मास। साथ हम एक और चीज़ भी डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या है कि भाई मोल बराबर होते हैं वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। अब आप देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देखिए इन दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट साइड क्या है, मोल है, इक्वल है ना, तो फिर राइट साइड भी इक्वल होगी। तो हमने एक नया फार्मूला जनरेट कर लिया कि मास ओवर मोलर मास बराबर किसके होगा, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम के, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम के। अब देखिए मास कितना है O2 का, 3.2, मोलर मास कितना होता है 32, वॉल्यूम उसने हमसे पूछा है
जबकि हमें पता है मोलर वॉल्यूम क्या होता है एट एसटीपी 22.4 हम लिखेंगे, इसलिए कि ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ इसके आगे वाले पॉइंट्स को मेंशन नहीं किया हुआ। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर हमने ये वॉल्यूम निकालना है तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ये 3.2 ओवर 32 और इनटू हो जाएगा 22.4। देखिए अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं तो नीचे हो जाएगा 10 और ये 32 से कैंसिल, यानी हमने 22.4 को मज़ीद 10 पे डिवाइड करना है तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो दैट विल बी 2.24 डेसीमीटर क्यूब। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इफ 2 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर देन द परसेंटेज बाय वेट ऑफ NaCl इज। तो अभी हम फार्मूला भी पढ़ के आए थे, सोल्यूट का मास है 2, सोल्यूशन का क्या होगा 2 + 18 यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कितना हो गया 20। परसेंटेज निकालनी है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो अब देखिए क्या होगा 21 × 20, 25 × 100, तो 5 2 × 10। सो the percentage of solution will be 10% weight by weight. So the answer is delta. Question number 38 है कि isotopes of an element have all the following properties except, देखें पहली है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल ठीक, क्योंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम है और वो केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं, लिहाजा केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। सेम पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, चूंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स का सेम, लिहाजा उनकी पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल भी सेम। हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी एटॉमिक नंबर के मुताबिक होती, ये भी सेम होगा, जबकि ज़्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं एलिमेंट के मैस नंबर या एटॉमिक मैसेस पे। तो एक एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनके मैस नंबर डिफरेंट होते हैं, लिहाजा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। तो चूंकि यहाँ सेम लिखा हुआ है तो इसलिए यही आंसर है, डेल्टा। 39 है, स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस इन स्टिशियोमेट्री डिपेंड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस एक्सेप्ट। देखिए एक बात हमने अज्यूम की थी कि ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अच्छा ये अज्यूम क्यों की थी, इसलिए की थी कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन नेचर में ऐसा नहीं है जो जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं। जैसे हम जानते हैं कि इवन हम जब लकड़ियां जलाते हैं सर्दियों में बोन फायर में, तो आखिर में छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़े अनबर्नड पड़े होते हैं, मतलब सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते। लेकिन अगर हम इस बात को ऐसे ही लें तो फिर बहुत सारे एरर्स आ जाएंगे, हमारी कैलकुलेशन सही नहीं होंगी। तो उनको सही करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा, वैसे तो साइड रिएक्शन हो रहे होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि कुछ कंडीशंस पे जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाता है वहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो हमने क्या कहना, कोई साइड रिएक्शन नहीं होता। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस भी ओबे होगा, इसको भी हम अज्यूम करेंगे, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे C + O2 गिव्स CO2, ये सिर्फ CO2 नहीं बनाता, ये तो CO भी बनाता है। तो उस रिएक्शन के मुताबिक जितने रिएक्टेंट्स होंगे असल में उतने प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, तो फिर हमें अज्यूम करना पड़ेगा ये भी। तो इसका मतलब फिर ऑप्शन क्या बचती है, सिर्फ डेल्टा, कि आर एप्लीकेबल टू बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ये गलत है, इसलिए कि याद रखिए स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस रिवर्सिबल रिएक्शंस पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वो तो कभी कंप्लीट ही नहीं होते। अगर कंप्लीट नहीं होंगे तो फिर ये सारी बातें फॉलो नहीं होंगी। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 40 है, H3PO4 has been dissolved in excess of water to dissolve it completely into ions, which is incorrect statement about its dissociation. देखिए हमारे पास ये है H3PO4, अगर इसका 1 मोल हो और इसको वाटर में हम डाल दें तो H आयन के 3 मोल बनेंगे अगर कंप्लीट डिसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं, और PO4-3 1 बनेगा बेसिकली। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अल्फा ऑप्शन है, इट प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ H आयन, बिल्कुल ठीक है।
देखिए अगर ये 1 मोल है तो H प्लस के 3 मोल है। इट प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ एचाइन बिकॉज इट इज़ अ वीक एसिड। ये तो बिल्कुल गलत हो गई भाई, चाहे वीक था चाहे स्ट्रांग था, जब उसने कह ही दिया कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए तो फिर 1 से कितने बनेंगे 3, इसका मतलब ये गलत लगता है। चार्ली, इट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ फॉस्फेट, तो ये देखिए फास्फोरेट का 1 मोल है। इट प्रोड्यूसेस 4 मोल ऑफ टोटल आयन, देखिए 3 मोल इसके और 1 इसके, तो टोटल कितने होंगे 4, तो ये भी ठीक है। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 41 है मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन आ, किसमें मोल फ्रैक्शन किसकी होती है, सोल्यूशन की होती है ना। सो द आंसर इज चार्ली। 42 है अ सोल्यूशन कंटेन 3 कंपोनेंट्स, एक ए है एक बी और एक सी, इन द मोलर रेशियो 2:3:5, द परसेंटेज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज। अब देखिए कॉमन सेंस है, देखिए एक 2 है एक 3 है एक 5 है, यानी टोटल अगर 10 हिस्से हों तो उसमें से 2 इसके हैं 3 इसके हैं और 5 इसके हैं। लेकिन जब मोल परसेंट की बात करेंगे तो हम इन सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 100 पार्ट्स हो जाएंगे, यानी 20, 30 और 50। तो अगर वो पूछे हमसे ए का कितने परसेंट होगा 20%, बी का 30 और सी का 50%। सम कितना होता है मोल परसेंटेजेस का 100 होता है, तो अल्फा ऑप्शन हो जाएगा 20%। 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज्ड टू डिटरमिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। देखिए पहला है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, मैस इन ग्राम्स ऑफ गिवन सब्सटेंस ओवर मोलर मैस हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर मोलर पार्टिकल्स, ये भी ठीक हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिहाज से। नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम के लिहाज से ओवर मोलर वॉल्यूम। लेकिन यहाँ देखें प्रॉब्लम है, ऊपर आर टी पी है और आर टी पी में मोलर वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब नहीं होता, वो तो 24 डीएम क्यूब होता है। सो द आंसर मे बी चार्ली। डेल्टा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, ऊपर कंपाउंड का मैस नीचे फार्मूला मैस, तो ये भी ठीक है। सो द एग्जैक्ट आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 44 एक्चुअल यील्ड इज लेस देन theoretical yield. It is because of all the following reasons except। देखें एक तो इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर हो गया, बिल्कुल ठीक। लैक ऑफ प्रॉपर एप्लीकेशंस ऑफ टेक्निक, यानी आपने फिल्ट्रेशन सही नहीं की, क्रिस्टलाइजेशन सही नहीं की, क्रोमेटोग्राफी सही नहीं की, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सही नहीं की, वगैरह वगैरह। सम ऑफ द रिएक्टेंट्स माइट टेक पार्ट इन अ कंपीटिंग साइड रिएक्शन, ये भी अभी हम डिस्कस करके हैं। अब आंसर बनता है डेल्टा। अब देखिए क्यों बनता है, कैलकुलेशन एरर लिखा हुआ है। फर्ज किया कि हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि एक रिएक्शन है C प्लस O2 बनता है CO2। अब बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक जब ये 12 ग्राम है, ये 32 ग्राम है और ये 44 ग्राम है। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ लूँ कि भाई बताएं 6 ग्राम कार्बन से जो CO2 है उसके मैस या ग्राम कितना बनेगा, ठीक है, जबकि हम एक्सेस में यूज़ कर लेते हैं O2 को। अब इसके मुताबिक C और CO2 को कंपेयर करना है। इक्वेशन के मुताबिक जब C12 होता है तो CO2 कितना होता है 44, जब ये 1 होगा तो ये 44/12 होगा। अब C कितना है 6, तो 6 से कैसे आएगा 44/12 × 6। अब देखें ये 1 ये 2, ये 1 और ये 2, 22, तो आंसर है 22 ग्राम क्या चीज़ CO2। देखिए ये जो यील्ड आई है ना कैलकुलेशन से, ये कौन सी यील्ड होती है भाई, ये तो आपके पास होती है थ्योरेटिकल यील्ड। हम जो रीज़न देखना चाह रहे हैं वो किसकी देखना चाह रहे हैं, एक्चुअल यील्ड की। तो अगर आप कैलकुलेशन में गलती करके सपोज इसे कह देते 20 ग्राम तो ये इससे कम आ जाती, तो ये रीज़न कैलकुलेशन एरर किस यील्ड के कम होने की रीज़न होती, ये थ्योरेटिकल यील्ड की होती, ये कभी भी किसकी ना होती, एक्चुअल यील्ड की। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 45 which of the sample contains same number of atoms as 1 gram of H2 gas। देखें अगर हम ये कहें कि H2 जो है ये क्या है, ये 2 ग्राम है और ये 1 मोल होता है और इसमें 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके भला H2 के। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि भाई ये सपोज H एटम निकालने हमने
तो H एटम्स H2 से कितने होंगे, डबल होंगे। इसका मतलब वो होंगे 2 into दिस वन, यानी 2 into एवोगाड्रोस नंबर। लेकिन ये कब है, जब 2 ग्राम H2 है। उसने कह दिया आपके पास 1 ग्राम है H2 का, तो 2 into एवोगाड्रोस नंबर की बजाय सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये होगा 1 एवोगाड्रोस नंबर एटम्स ऑफ H, यानी 1 मोल H एटम होंगे। अब देखें अल्फा ऑप्शन है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आधा मोल है। अगर ये आधा मोल है तो CO2 में तो 3 एटम होते हैं, आधे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। ये कितना था, ये 1 मोल था बेसिकली। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम कितने मोल के होते हैं, 1 मोल के। तो इसका मतलब है गलत हो गया। मीथेन का मैस है कितना, 16, तो ये आधा मोल है। आधे मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो ये 2.5 हो जाएगा। ये भी गलत, ये तो 1 मोल था। नियॉन का मैस कितना होता है, 20 ग्राम, और 20 ग्राम ही इसका मोलर मैस है, तो ये कितने मोल है, 1 मोल। इसका मतलब ये इसके क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ओजोन का मैस कितना है, O3 है 48, 48 से का इसकी बजाय ये 8 है, तो ये तो बहुत कम है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन अंडर रूम कंडीशंस। अब इसका मतलब ये है कि हम फार्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो वो क्या होता है, गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम इनटू क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर। अब देखें गिवन वॉल्यूम क्या है, 500 सेंटीमीटर क्यूब, और रूम कंडीशंस हैं तो मोलर वॉल्यूम क्या होगा, 24 डेसीमीटर क्यूब होता है ना, तो अब cm क्यूब होगा तो 24,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इनटू हमने क्या करना है, एवोगाड्रोस नंबर, यानी 6 × 10⁻23। अब देखें ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, आगे ये 0 आ जाएगा। इसी तरह 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा 40। अब 1/8 है, 1/8 का क्या आंसर आएगा, अगर 1/4 होता है तो आप फौरन कहते हैं 0.25, तो ये तो उसका भी आधा है ना, तो ये क्या होगा, ये होगा 0.125 इनटू क्या है, 10⁻23 है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, ये पॉइंट इधर चला जाएगा, तो ये 1.25 into 10⁻⁻1 into 10⁻23. So the answer will be 1.25 into 10⁻22. तो ये वाली ऑप्शन हमें कहाँ दिखाई दे रही है, अल्फा में। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 47 है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद C 60%, H 8% विल हैव एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखें अगर कार्बन 60% है और हाइड्रोजन जो है वो 8% है, कार्बन जो है वो कितने परसेंट है, कार्बन हमारे पास है 60% और H कितना है, 8% है। तो आप ये कहते होते हैं कि जो परसेंटेज होती है ये बाय मैस होती है। इसका मतलब ये कार्बन का गिवन मैस और ये हाइड्रोजन का, तो इसे कार्बन के मोलर मैस पे और इसे हाइड्रोजन के मोलर मैस पे डिवाइड कर देते हैं। तो रेशियो क्या आएगी, इसके कितने मोल निकलेंगे, इसके मोल निकलेंगे 5, इसके कितने निकलेंगे 8। अब देखें आपको पता है ये सिंपल होल नंबर रेशियो ही है पहले ही, इसका मतलब C के लाजमी 5 और H के कितने 8 होने चाहिए, ओके जितने मर्जी हो। तो C के 5 और H के 8 किस ऑप्शन में, अल्फा। सो द आंसर विल बी अल्फा। 48 क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्लोरीन एटम्स आर देयर इन 2 मोल्स ऑफ Cl एलिमेंट। देखें अगर हमारे पास एलिमेंट ही Cl है और अगर इसका 1 मोल हो तो भाई एवोगाड्रोस नंबर यानी 6 × 10⁻23 एटम्स होंगे, किसके भला, ऑफ Cl। तो भाई वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 2 मोल हैं, तो भाई कितने होंगे 2 × एवोगाड्रोस नंबर, सिंपल। तो कौन सी ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन। 49 है, अ सैंपल ऑफ नियॉन इज फाउंड टू एग्जिस्ट एज, ये नियॉन 10 20 21 22 वगैरह, ठीक है। मैस स्पेक्ट्रम ऑफ नियॉन ये दिया हुआ है,
व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये सिर्फ ग्राफ चक्करबाजी के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हमें तो पता है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नियॉन कितना होता है, 20.18 एटॉमिक मास यूनिट। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 50 है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन 30 ग्राम यूरिया। देखिए बच्चों, यूरिया का फार्मूला क्या है, यूरिया होता है NH2CO और फिर NH2। अब आप देखिए कि गिवन मैस यूरिया का कितना है 30, इसका आप मोलर मैस निकालेंगे कितना आएगा 60। तो ये यूरिया के क्या आ गया, गिवन मैस ओवर मोलर मैस, मोल्स आ गए। अब हमने मोल्स को मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रोस नंबर से, तो यूरिया के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। देखिए जब यूरिया के एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं उसमें कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। तो इतने मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन की तादाद होगी इनसे 2 गुना होगी, सिंपल। अब देखिए ये 0 इस 0 से कैंसल, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2 और ये 2 1 2, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, एवोगैड्रोस नंबर। तो अब एवोगैड्रोस नंबर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन अल्फा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।